दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि भारत के भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे जलवायु, भारतीय मानसून, वर्षा, शीतकालीन वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं, भारत के भूकंपीय क्षेत्र और सुनामी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के भूगोल खंड के साथ साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के भूगोल का भाग 8। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम जलवायु के अंतर्गत मानसून के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए भारतीय मानसून का मार्ग और इसका समय जो है इसको हम इस मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ अरब सागर से उठने वाला मानसून जो है ये सबसे पहले कहाँ पर केरल में आता है। 1 जून को इसकी तिथि दी गई है और उसके बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून है दोस्तों जो कि हमारा अरब सागर से उठता है। 5 जून को ये देखिए कर्नाटक में, 10 जून को जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में आता है। इसी तरह से अगर जो 1 जून की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिजोरम, त्रिपुरा और जो है मणिपुर राज्यों में 1 जून और 5 जून को ये दोस्तों ये बांग्लादेश होते हुए यहाँ पर हमारे नेपाल की तरफ मुड़ जाता है। और इसके अलावा दोस्तों ये 15 जून तक जो मानसून है ये देखिए गुजरात से चलता है और 15 जून के बाद ही हमारे उत्तर प्रदेश में भी वर्षा होती है। 1 जुलाई और 15 जुलाई वाला जो मानसून है ये गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा करता है। श्रीनगर और लेह के क्षेत्र दोस्तों ये वर्षा की दृष्टि से बहुत ही जो है कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो ये जो मानसून का आप वितरण देख सकते हैं, ये रास्ता देख सकते हैं। इसमें सबसे अधिक वर्षा जो भारत में मुख्य वर्षा है ये दक्षिण पश्चिम मानसून यानी जो हमारा अरब सागर से उठने वाला मानसून है वहाँ से वर्षा होती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से। देखिए दोस्तों एक प्रश्न है कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर यानी सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा हैदराबाद में भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये नई दिल्ली में स्थित है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों भारतीय मानसून के कुछ विशिष्ट तथ्यों को। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। यहाँ पर देखिए हमारे देश के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है और हिंद महासागर से क्या होता है देखिए आर्द्र वायु का उत्तर दिशा में बहाव क्यों होता है। जब ये धरातल गर्म होता है और गर्म वायु ऊपर उठती है तो निचले भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे आर्द्र वायु या समुद्री समीर उत्तर दिशा की ओर बहती है और दक्कन के पठार जब ये हवा उत्तर दिशा की ओर बहती है तो वायु का आरोहण होता है, ठंडा होता है, बादलों का निर्माण होता है और ये हिमालय क्षेत्रों से ये जो हवाएं हैं ये टकरा कर जो है यहाँ पर बारिश करती हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में स्थित है। मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो दोस्तों अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ है ये जो मौसमी हवाएं हैं उन्हीं को मानसून कहा जाता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो ये है दोस्तों पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। मेघालय में जो मासिनराम और चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान हैं ये भी दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी अरब सागर से चलने वाले मानसूनी हवाओं से ही वर्षा प्राप्त करते हैं। दोस्तों ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है कब। तो ये मानसूनी जलवायु में। और अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाले देश का उदाहरण क्या है। तो ये भारत है और भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत में अधिकांश वर्षा होती है किस मानसून से।
तो आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। कहाँ पर? भारत में। मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। कब? शीतकाल में। और दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है किस राज्य को? तो तमिलनाडु राज्य को। भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन या वापसी कब शुरू होता है? तो सितंबर महीने से। और भारत में मानसून आगमन सबसे पहले कहाँ पर होता है? तो आप जानते हैं केरल राज्य में 1 जून को ही मानसून का आगमन हो जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है किसके द्वारा? तो ये पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। और देखिए भारत में दोस्तों उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? पुणे में है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। दोस्तों मरुस्थल में ऐसे भी दिन के समय तापमान बहुत अधिक और रात में ठंडा हो जाता है, जिसके कारण तापांतर अधिक होता है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों, भारत में कुल वर्षा का सर्वाधिक भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलता है। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहां पर कौन सा वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है? तो ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है। हिंद महासागर ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, क्योंकि वहां पर उच्च वायुदाब बना रहता है। अगला प्रश्न है, जब मानसून पौने 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती हैं तो वर्षा काल का शुष्क दौर आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे दोस्तों मानसून का विच्छेद कहा जाता है। और देखिए इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। कहाँ पर? तो ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। आगे आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों को देखते हैं दोस्तों। वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा कैसी होती है? तो दोस्तों वर्षा ऋतु में देश में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है हवाओं की सामान्य प्रवाह की दिशा होती है। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में प्रवाहित होती हैं। किस दिशा में? तो दोस्तों ये दक्षिण पूर्व और पूर्व से मैदानों में प्रवाहित होती हैं। तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून यानी जो है बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से। और न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये है मासिनराम मेघालय। और पहले ये जो है रिकॉर्ड चेरापूंजी जो कि मेघालय में स्थित है वहाँ पर था, लेकिन अब ये स्थान मासिनराम मेघालय हो गया है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान तो ये लेह है दोस्तों, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर स्थित है लेह, जो कि भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। अब आइए देखते हैं भारत में वर्षा ऋतु। दोस्तों भारत में जो वर्षा है वो मानसूनी पवनों के द्वारा होती है और सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर माह के बीच होती है। दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के प्रवाह जो है भारत में वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। और निम्न वायुदाब इस समय उत्तर पश्चिम भारत में निर्मित होता है। दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों का स्थलीय भाग में प्रवेश करते समय तड़ित झंझावात के साथ घनघोर वर्षा होती है और ये भारत में मानसूनी पवनों की विशेषता है। मानसूनी पवनों की शाखा 2 शाखाएं हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा जिसको उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं और अरब सागर की शाखा जिसको साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। अगला है दोस्तों देखिए सर्वाधिक वर्षा वाले पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। सर्वाधिक वर्षा भारत में जो प्राप्त होती हैं वो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में। और दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासिनराम में एक दिन में सर्वाधिक वर्षा 549.2 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। भारत में सितंबर महीने में मानसून के प्रत्यावर्तन यानी वापस लौटने के शुरू होने का कारण क्या है? तो ये सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण ITCZ का दक्षिण की ओर खिसकना ये भारत में सितंबर में मानसून के वापसी का कारण है। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है? तो 1127 मिलीमीटर। भारत में अधिकतम लाभ देने वाले जल प्रबंधन की युक्ति क्या है?
तो ये है दोस्तों रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल का संचयन। झारखंड में वर्षा किस प्रकार से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा झारखंड में वर्षा होती है। दोस्तों भारत में मरुस्थलीय विकास योजना क्रियान्वित है लगभग, तो ये लगभग 40 जिलों में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व फुहार को क्या कहा जाता है? तो ये मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहा जाता है। ये कर्नाटक और केरल में मानसून पूर्व ही वर्षा फुहार होती है, जिसको आम्र वर्षा कहते हैं, और ये आम की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो ये 3% है। और अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में झंझावती वर्षा होती है। कैसे? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। आइए देखते हैं दोस्तों शीतकालीन वर्षा के बारे में। तो देखिए, शीतकालीन वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो शीतकालीन वर्षा भारत में है, ये उत्तर पश्चिम भारत में अधिक होती है और इसका कारण भूमध्यसागरीय पश्चिमी विक्षोभ हैं। तो दोस्तों भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण भूमध्यसागरीय पश्चिमी विक्षोभ है, और जिसके कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में अधिक वर्षा होती है। और इसमें भारत में शीतकालीन वर्षा में प्रमुख वर्षा क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं। और उच्च वायुदाब दोस्तों इसमें पश्चिमोत्तर भारत, सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भारत में जो शीतकालीन वर्षा है उस समय पवन प्रवाह उत्तर पश्चिमी भारत से पूरब की ओर होता है, और भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। तो देखिए, भारत में जो शीतकालीन वर्षा है उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, और ये उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होता है। वर्षा के बाद आइए जानते हैं दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं, यानी जो हमारे डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, उनके बारे में। तो प्राकृतिक आपदा क्या है? मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसमें ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, पंख प्रवाह आदि प्राकृतिक आपदाएं ये जो हैं मुख्य रूप से हैं। दोस्तों भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है? तो देखिए, उपोष्ण पछुआ जेट पवने भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? तो ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब और निम्न वायुताप की जो स्थितियां बनती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों प्रतिचक्रवात यानी एंटी साइक्लोन की स्थिति होती है शीत ऋतु में उच्च वायुमंडलीय दाब और निम्न वायुताप की स्थितियों से जो उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में। भारतीय प्लेट निरंतर गतिशील है किस दिशा में? तो ये उत्तर दिशा की ओर है। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों भारत का जो भू क्षेत्र है इसको भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। और महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में किस आपदा के अधिक प्रभावित होने की संभावना है? तो ये भूकंप से दोस्तों महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र अधिक प्रभावित हो सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों भारत के भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में। देखिए दोस्तों, भारत में जो सिस्मिक जोन यानी भूकंपी क्षेत्र हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक है द्वितीय भूकंपी क्षेत्र जो कि अल्प तीव्रता वाला क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र मध्यम तीव्रता वाला है। चतुर्थ जोन जो है भूकंपीय चतुर्थ जोन ये गहन तीव्रता वाला है। और जो हमारा पंचम जोन है ये अति प्रचंड तीव्रता वाला जोन है। तो 5वां जोन सबसे अधिक, चौथा गहन तीव्रता, तीसरा मध्यम तीव्रता और दूसरा जो है ये अल्प तीव्रता वाला भूकंपी क्षेत्र है। आइए देखते हैं भूकंपीय क्षेत्र 5 के बारे में। जोन 5 दोस्तों, जोन 5 जो है ये अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है और यहाँ पर 0.36 कारक है। IS कोड के तहत 0.36 क्षेत्र कारक है।
और पांचवें भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भाग, बिहार के कुछ भाग और कच्छ का रण शामिल होता है। और दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। और देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग जो है ये पंचम सिस्मिक जोन यानी 5th सिस्मिक जोन के अंतर्गत आता है। जो हमारा चौथा भूकंपी क्षेत्र है ये दोस्तों गहन तीव्रता वाला क्षेत्र है। क्षेत्र कारक 0.24 है IS कोड के तहत। और चौथे जोन के अंतर्गत भूकंपीय चौथा जोन जो है दिल्ली, गंगा का मैदानी क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र और सिक्किम इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 17.3% भाग ये चौथे भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सिस्मिक जोन थर्ड जो है दोस्तों इसमें क्षेत्र कारक IS कोड के तहत 0.18 है। और तृतीय सिस्मिक जोन में दोस्तों लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र, लखनऊ सहित गंगा मैदानी को दक्षिणी भाग शामिल है। और दोस्तों ये देश के कुल भू क्षेत्र का लगभग 30.4% भाग सेकेंड सिस्मिक जोन के अंतर्गत आता है, थर्ड सिस्मिक जोन के अंतर्गत आता है। अब आइए सेकेंड जोन के बारे में जानते हैं दोस्तों। क्षेत्र कारक इसका 0.10 IS कोड के तहत है। और क्षेत्र निर्धारण इसका जोन 1 और जोन 2 का जो सम्मिलित क्षेत्र है वो जोन 2 के अंतर्गत आता है। और ये सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला है। और दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, यानी जोन 2 के अंतर्गत जो है देश के कुल भू क्षेत्र का 41.4% भाग आता है। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। और कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार यानी जोन सेकेंड, सिस्मिक जोन सेकेंड के अंतर्गत आता है, जो सबसे कम प्रभावित हैं भूकंप की दृष्टि से। आइए देख लेते हैं दोस्तों सुनामी के बारे में। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। TSU यानी हार्बस नामी, सुनामी, हार्बस नामी, नामी का अर्थ होता है वेव। तो दोस्तों देखिए ये तटीय या समुद्री तरंगें होती हैं। और अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार होता है। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति का कारण समुद्री अधःस्थल पर आए हुए भूकंप हैं। और इसके अन्य नाम बंदरगाही लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें होती हैं। दोस्तों एक तिथि आपको याद होगा, 26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर में आई सुनामी से भारत में कोरोमंडल तट बहुत अधिक प्रभावित हुआ था और इसमें लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। चक्रवाती तूफान क्या है, तो दोस्तों चक्रवात पहले जान लीजिए क्या है। साइक्लोन, वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड को चक्रवात कहा जाता है। और चक्रवाती तूफान की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। और भारत से जो संबंधित चक्रवाती तूफान से संबंधित क्षेत्र है उसमें देखिए अरब सागर, जो कि चक्रवातों की संख्या यहाँ पर कम है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की संख्या अधिक है। भूस्खलन क्या है दोस्तों, भूस्खलन गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान और मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की भूस्खलन कहा जाता है। और इसका कारण है सड़कें, बांध बनाना, ये सभी जो मानवीय क्रियाकलाप हैं इनमें वृद्धि हुई है और इससे भूकंपों के आवृत्ति में भी वृद्धि हुई है। इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन की आवृत्ति और बारंबारता में इसके कारण वृद्धि हुई है। आइए देखते हैं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी और 1944 में इसका मुख्यालय नई दिल्ली लाया गया था। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है और सबसे पहले इसकी स्थापना 1905 में, सबसे पहले इसकी स्थापना 1875 में कोलकाता में की गई थी। 1905 में ये शिमला स्थानांतरित हुआ, 1928 में पुणे और 1944 में, या 1944 से इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है।
आइए लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं दोस्तों। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर याद कर लीजिएगा हैदराबाद में है। चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य कौन है? तो ये ओडिशा राज्य है। दोस्तों ओडिशा चक्रवात, बाढ़ और सूखा तीनों से ही प्रभावित है। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया है? तो ये बाढ़ पूर्वानुमान संगठन है। और देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? दोस्तों देश के पहले डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की जा रही है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? तो ये बिहार है। यहाँ पर एक कोसी नदी है दोस्तों, जो कि अत्यधिक बाढ़ का प्रमुख कारण है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, ये बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जीएस दृष्टि भारत का भूगोल का 8वां भाग, जिसमें हमने वर्षा, मानसून, भूकंपी क्षेत्र और सुनामी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।